नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीएम की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की और पीएम की सुरक्षा पर बीजेपी के दावे को लेकर राहुल गांधी के तंज की। जानेंगे योगी सरकार पर अखिलेश ने क्या कसा तंज, बीजेपी क्यों बना रही है योगी आदित्यनाथ से दूरी। बात करेंगे गोवा में बीजेपी के खिलाफ बनते महागठबंधन की। बिहार में एनडीए सरकार में चौड़ी होती दरार की और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव प्रचार के सख्ती को लेकर चुनाव आयोग के संकेतों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोलकाता के अस्पताल के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ विवाद। ममता बनर्जी का दावा, जिस अस्पताल का पीएम ने आज किया उद्घाटन वो पहले ही हो चुका है शुरू। मैं पहले ही कर चुकी थी उस अस्पताल का उद्घाटन। आज पीएम का कार्यक्रम था, इसलिए कार्यक्रम में हुई शामिल। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सख्त हुई सरकार। सभी इंटरनेशनल यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी। दिल्ली में रात से शुरू होगा 56 घंटे का कर्फ्यू। सीबीएसई बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने छात्रों को दिया बेहतर अंक स्वीकार का अधिकार। कोरोना के चलते नहीं हो पाई थी परीक्षा। अंकों के लिए सीबीएसई ने तैयार किया था फार्मूला, लेकिन कुछ छात्रों ने दी थी परीक्षा। शेयर बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स 183 अंकों की तेजी के साथ 59,745 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 67 अंकों की तेजी के साथ 17,813 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला आज भी सुर्खियों में छाया रहा। पंजाब सरकार की जांच रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था में चूक के आरोपों से इनकार किया गया, तो केंद्र की जांच टीम ने भी मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी की तरफ से इसे बड़ी साजिश बताया जा रहा है, तो कांग्रेस ने इसे पीएम का राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। इन सब के बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। कोर्ट में आज इस पर सुनवाई शुरू हुई, तो किसकी ओर से रखी गई क्या दलील, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट में पंजाब की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कहा है कि उसी दिन घटना के कुछ घंटों के अंदर ही जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि जब केंद्र हमारी बनाई जांच समिति पर सवाल उठा रही है, तो हमें भी केंद्र की समिति पर आपत्ति है। हमने घटना के फौरन बाद एफआईआर भी दर्ज की, जांच कमेटी भी बना दी, फिर भी हमारी नियत पर केंद्र सवाल उठा रहा है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पीएम की सुरक्षा में चूक, जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। कहा गया कि जांच में एनआईए का होना भी जरूरी है। ये कहा कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं, तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये घटना भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन सकती है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना है। सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अगली सुनवाई सोमवार को होगी। साथ ही सीजेआई ने केंद्र और राज्य को साझा कमेटी बनाने का सुझाव दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के समकक्ष पेश किया गया। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका गुरुवार को दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सुरक्षा में चूक स्वीकार्य नहीं की जा सकती। याचिका में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने, उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। कहा गया है कि इस तरह की आगे ऐसी चूक नहीं होगी। केंद्र और राज्य दोनों के दावे अलग अलग हैं। कौन सही है और कौन इस मामले पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। राहुल ने मोदी सरकार से पूछा है कि क्या देश की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आज एक ट्वीट करते हुए राहुल ने लिखा कि हमारी सीमाओं पर जो हो रहा है वह भी राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बड़ी चूक है। क्या पीएम कभी इस बारे में बात करेंगे? दरअसल राहुल सीमा पर चीन की अवैध गतिविधियों को लेकर पीएम मोदी पर अक्सर निशाना साधते रहते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने साल के अंतिम दिन एक ट्वीट कर चीन के अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नए नाम रखने को लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल ने एक अखबार में छपी एक रिपोर्ट को साझा करते हुए लिखा था कि अभी कुछ दिनों पहले हम 1971 में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसलों की जरूरत होती है, खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। राहुल गांधी ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, क्या प्रधानमंत्री देश की सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा में हो रही बड़ी चूक पर कभी बात करेंगे? उन्होंने पैंगोंग सो और चाइना हैशटैग से ट्वीट किया, हमारी सीमाओं पर जो हो रहा है वह राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी चूक है, क्या प्रधानमंत्री कभी इस बारे में बात करेंगे? राहुल गांधी ने ये टिप्पणी उस वक्त की है जब पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बुधवार को उस वक्त गंभीर चूक की घटना हुई जब फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जहां से उन्हें गुजरना था। उस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसे रहे। घटना के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट आए। वो पंजाब में ना तो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और ना ही 2 साल के बाद राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित कर सके। इसके बाद पीएम का जो बयान सामने आया उसने राजनीतिक भूचाल ला दिया। चीन से सटी एलएसी पर जो स्थिति है उसे लेकर सरकार ना तो सर्वदलीय बैठक में चर्चा को तैयार है और ना ही संसद में। लेकिन ये साफ है कि पीएम की सुरक्षा से लेकर सरहद की सुरक्षा तक का मामला इस बार विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा। चुनावों में किसान, महंगाई और कोरोना महामारी का मुद्दा भी उठेगा और इसका संकेत तो विपक्ष की ओर से लगातार मिल रहा है। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर आज योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश आज गोंडा में थे तो क्या कहा अखिलेश ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग अब किसी भी दिन यूपी में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है। चुनावों में जब वक्त नहीं बचा है, इसीलिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत लगा दी है। कोरोना के चलते बड़ी रैलियां जरूर रोक दी गई हैं, लेकिन प्रचार में रुकावट नहीं आई है। यूपी फतेह के लक्ष्य को लेकर निकले सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि अपने गंवई अंदाज और जनता के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने वाले पंडित सिंह की एक अलग ही पहचान थी। कोरोना ने न सिर्फ एक प्रतिनिधि छीना बल्कि उनका जाना जिले की सियासत को सूना कर गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना में सरकार ने अनाथ छोड़ दिया था, सभी पैदल आए, उस समय सरकार ने मदद नहीं की, समाजवादियों ने मदद की। दवा, बिस्तर, ऑक्सीजन न देने के कारण बहुत लोगों की जान चली गई। सरकार ने जितने विज्ञापन दिए हैं सब झूठे हैं। सरकार इतना घबरा गई है कि लाल टोपी पहनकर विज्ञापन दे रहे हैं। बीजेपी के 6 रथ जो निकले हैं वो चाउमीन के ठेले जैसे लगते हैं। सपा का एक रथ अब उनके 6 रथों पर भारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि मेरी किसान भाइयों और पंजाब के लोगों से अपील है कि पीएम मोदी को रैली स्थल तक जाने देते, वो सभा स्थल की खाली कुर्सियां तो देख लेते। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है कि छोटी बच्चियों के साथ कितनी घटनाएं हुई हैं? कोरोना काल में कितने लोगों की जान गई? सरकार तो ये तक नहीं बता पा रही है। क्या भाजपा बता सकती है? कोरोना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को जन माफी रैली निकालनी चाहिए। सरकार ने ठोकर राज्य में खुली छूट दी है। प्रदेश की जनता अब वोट से ठोक कर बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। गोंडा जिले की 7 सीटें बीजेपी के हाथ में हैं। इन 7 सीटों पर सभी पार्टी की नजर है। वहीं इन सीटों पर कब्जा करना अखिलेश यादव के लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा। 22 में बदलाव होगा, बीजेपी का सफाया होगा का नारा लिए निकल पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ को कहीं से टिकट नहीं मिलेगा, बीजेपी ही उन्हें अलग कर देगी और प्रदेश की जनता बीजेपी को। अखिलेश यादव का दावा है कि प्रदेश में सरकार सपा की बनेगी, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम नहीं बनेंगे। अखिलेश के इस दावे का समर्थन बीजेपी नेता भी कर रहे हैं। तो क्यों योगी आदित्यनाथ को सीएम बनते नहीं देखना चाहते बीजेपी नेता, देखते हैं ये रिपोर्ट।
सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर बीजेपी के अंदर ही आक्रोश दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले तो योगी को हटाने की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। पार्टी के कई विधायकों ने तो केंद्रीय नेतृत्व को राज्य में नेतृत्व बदलने की राय भी दी थी। विधायकों का दावा था कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो हार तय है। विधायकों की नाराजगी के बावजूद योगी अपनी कुर्सी भले ही बचा ले गए, लेकिन अब पार्टी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही योगी की विदाई हो सकती है। अगर दोबारा से यूपी की सत्ता में बीजेपी आती है तो सीएम योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है और इस बात के संकेत दिए हैं बीजेपी के मऊ से पूर्व सांसद ने। दरअसल हरिनारायण राजभर ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ए.के. शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। हरिनारायण राजभर 2014 में मऊ के घोसी से सांसद थे। उनके बयान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ए.के. शर्मा उनके बगल में दिखाई दे रहे हैं। के लिए कार्य करेंगे। जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जब राजभर ये ऐलान कर रहे थे तब शर्मा कुछ नहीं बोले। ये वीडियो 4 जनवरी को मऊ में बनाया गया है, यानी इस वीडियो ने एक बार फिर उन सभी अटकलों को हवा दे दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीएम योगी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि ए.के. शर्मा 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं। बीआरएस लेने के बाद उन्होंने पिछले साल 14 जनवरी को बीजेपी ज्वाइन की थी। वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तब से हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो उनके सेक्रेटरी थे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब वो पीएमओ में बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल हुए थे। बता दें कि 2014 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके बाद योगी की कैबिनेट में ए.के. शर्मा को गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय देने की बात की गई थी, लेकिन योगी इसके लिए राजी नहीं हुए थे। इसके बाद खींचतान की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर चुनावों से पहले आए हरिनारायण राजभर के इस बयान ने योगी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में योगी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है या वो क्या कदम उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक साल बाद भी ए.के. शर्मा योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बने हुए हैं और बीजेपी के अंदर ये भी संकेत मिलने लगे हैं कि अब योगी के सीएम बने रहने के दिन पूरे होने वाले हैं। यूपी में योगी की सत्ता जा सकती है तो गोवा में भी इस बार परिवर्तन हो सकता है। बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए विपक्षी महागठबंधन की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बंगाल के बाद अब गोवा में खेला होवे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने बीजेपी के लिए रच दिया है चक्रव्यूह। क्या बीजेपी इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी या फिर विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएगी बीजेपी? गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई की माने तो अब वक्त आ गया है कि जो दल बीजेपी का विरोध करते हैं उन्हें गोवा में एक साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि जीएफपी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बनना होगा ताकि सत्ताधारी भाजपा के अहंकार को तोड़ा जा सके। सरदेसाई की जीएफपी पहले ही कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में एनसीपी और शिवसेना भी जुड़ चुके हैं, जबकि एमजीपी और टीएमसी ने 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए अपना अलग गठबंधन बनाया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरदेसाई ने टीएमसी और एमजीपी को तो महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन इस महागठबंधन में आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं होगी। गोवा के मडगांव में पत्रकारों से बात करते हुए सरदेसाई ने कहा कि भाजपा कोविड-19 प्रतिबंधों के नाम पर चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे दलों के साथ गंदा खेल खेलने की कोशिश कर सकती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात और लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतिबंध लागू होंगे। सरदेसाई की माने तो कोविड प्रतिबंधों का फायदा उठाते हुए बीजेपी गेम खेल सकती है। उन्होंने कहा वे हमें रोकेंगे, वे प्रतिबंध की आड़ में हमारी रैलियों की अनुमति नहीं देंगे, वो खुद रैलियां करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को सभाओं के लिए बुलाएंगे। जीएफपी प्रमुख ने कहा हमें कोविड-19 को लेकर सतर्क रहना चाहिए, लेकिन साथ ही गोवा को मौजूदा बीजेपी वायरस से मुक्त कराने के लिए टीम गोवा की
भी जरूरत है। हमें साथ में मिलकर बीजेपी को हराना होगा। तो अब देखना होगा कि गोवा में सरदेसाई की पहल पर कितने दल साथ आएंगे। 2017 में बीजेपी ने जो रणनीति चुनावों के बाद अपनाई, विपक्ष इस बार चुनावों से पहले ही उसकी काट की तैयारी कर रहा है। सभी दलों को चुनावों से पहले ही एकजुट करने की कोशिशें हो रही हैं। साथ ही बीजेपी के किले में सेंधमारी की भी तैयारी है। गोवा ही नहीं बल्कि बिहार में भी बीजेपी के किले में सेंधमारी की तैयारी कर ली गई है। दावा किया जा रहा है कि हफ्ते भर में ही बिहार में एनडीए की जगह महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। बिहार की सियासत में आ सकता है सियासी भूचाल। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन? क्या जाने वाली है एनडीए की सरकार? बिहार सियासत में अचानक क्यों दिखने लगे हैं बड़े बदलाव के संकेत? बिहार की सियासी गलियों की हवा इस वक्त बीजेपी को मुश्किल में डालती दिख रही है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ऐसा संदेश लेकर मीडिया के सामने आए जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। जगदानंद सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर वो सब कुछ भूलकर एक बार फिर नीतीश के साथ सरकार बनाने को तैयार हैं। बस जेडीयू बीजेपी के उन मंत्रियों को हटा दे जो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं। जेडीयू के नेता ने आरजेडी नेता के इस ऐलान पर आभार जताया और कहा कि मैं इस बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पर जो लोग इसमें साथ नहीं देंगे उन्हें जनता सबक सिखाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में किसका साथ मिलता है, किसका नहीं मिलता है, ये लोगों को तय करना है। हम इन मुद्दों पर कभी भी समझौता नहीं करने वाले हैं। हम जातिगत जनगणना करवाने पर अडिग हैं। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के अधिकारी को लेकर जगदानंद सिंह की टिप्पणी का भी समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, मंत्री रखना है या नहीं रखना है, लेकिन फिलहाल इस पर अभी ज्यादा कुछ कहने का समय नहीं है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र की तरफ से स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में आरजेडी के ऑफर पर नीतीश का रुख भी नरम नजर आ रहा है। जातिगत जनगणना पर आरजेडी ने अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं और अब गेंद जेडीयू के पाले में है। और बुलेटिन के आखिर में बात विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों की। कोरोना की रफ्तार बेतहाशा हर तरफ कहर बनकर टूट रही है, तो वहीं आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दल सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर जुगत लगा रहे हैं। लेकिन इस बार राजनीतिक दलों की ये राह इतनी आसान नहीं होगी। क्या है वजह, देखते हैं इसके लिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 2020 में बिहार और 2021 में बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों से भी कम समय में चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और राजनीतिक दलों को भी प्रचार के लिए पहले के मुकाबले कम वक्त मिलेगा। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के साए को देखते हुए चुनाव प्रचार की अवधि घटने के आसार हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 5वें भाग के पहले अध्याय में इस प्रक्रिया और उसकी अवधि का जिक्र है, जिसके मुताबिक चुनाव के ऐलान और अधिसूचना जारी होने के बीच 21 दिनों का अंतराल होना चाहिए। अधिसूचना जारी होने और मतदान के बीच 25 दिनों का अंतराल होना चाहिए। अधिनियम के मुताबिक अधिसूचना के साथ ही नामांकन शुरू हो जाता है। नामांकन के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का वक्त होता है। नामांकन की अवधि पूरी होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन होती है। इसके अगले 2 दिन नाम वापस लेने का वक्त होता है। ये अवधि बीत जाने के अगले दिन उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी जाती है। यानी कायदे से अधिसूचना के बाद कम से कम 11 दिन इन प्रक्रियाओं में लगते हैं। सूची जारी होने के बाद अगले 2 हफ्ते यानी 14 दिन राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए मिलेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और पहले चरण की अधिसूचना के बीच भी 21 दिन का वक्त होता है। यानी अधिनियम के अनुसार चुनाव की घोषणा और मतगणना के बीच तकरीबन 45 दिनों का वक्त होता है। इससे शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान आसान होगा। इसके अलावा 80 साल या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांग और कोविड जैसे लक्षणों या संक्रमण की आशंका या फिर चिकित्सकीय सलाह पर क्वारंटीन में रह रहे मतदाताओं के लिए उनके घर पर ही बैलेट पेपर से मतदान कराने का इंतजाम भी होगा। मतदान की अवधि कम होने के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व की रंगत भी फीकी रहने के आसार हैं, क्योंकि चुनावी रैली, रोड शो, जुलूस, जलसे, प्रचार अभियान पर भी सख्ती और पाबंदी रहेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।